गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू का सेकंड सीरीज लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू। देखो बच्चों, जो चार्ज के यूनिट होते हैं उसको दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है एसआई यूनिट और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है उसको कूलम्ब कहा जाता है और सीजीएस को फिर दो भाग में क्लासिफाई किया गया। एक जब चार्ज रेस्ट में हो तो, और दूसरा जब चार्ज मोशन में हो तो। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उस समय उसे स्टैट कूलम्ब या ईएसयू कहा जाता है, जबकि चार्ज मोशन में हो तो उस समय उसे एब कूलम्ब या फिर ईएमयू कहा जाता है। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। वहीं अगर मोशन में हो उस समय रिलेशन बताना हो तो होता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 EMU। EMU लिखें या फिर एब कूलम्ब लिखें। अगर क्रॉस गुना करें तो लिख सकते हैं 10 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 EMU। तो यहां पर तो क्या पूछ रहा है, स्टैट कूलम्ब ESU से रिलेशन पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए कौन सा है, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 1 एब कूलम्ब इज इक्वल टू। अभी जस्ट पढ़े हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU या एब कूलम्ब होता है। अभी जस्ट पढ़े हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम्ब होता है। अगर क्रॉस गुना करें तो 10 कूलम्ब इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 एब कूलम्ब, या फिर 10 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 EMU लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। 1 एब कूलम्ब इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। यहां पर देख लीजिए 1 एब कूलम्ब इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, हेवी चार्जेस, एवरी टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड ऑल। कूलम्ब का नियम मान्य होता है बिंदु आवेश के लिए, अधिकतम आवेश के लिए, किसी भी प्रकार के आवेश के लिए और सभी। तो बच्चों, जो कूलम्ब्स लॉ होते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा कोई अगर चार्ज बॉडी है आपके पास स्क्वायरल या रेक्टेंगुलर शेप में, तो यहां पर कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता है। तो कूलम्ब लॉ के लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज यानी कि स्मॉल चार्जेज होने चाहिए, ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी यानी कि परावैद्युतता का एसआई मात्रक होता है। देखिए बच्चों, के का वैल्यू होता है 1/4πε0 और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां से इसको उठाते हैं 1/4πε0, न्यूमेरिकल वैल्यू को भूल जाते हैं, क्या बचा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। 1 और 4π को भी खत्म कर देते हैं तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको चेंज कर दीजिए तो ε0 को ऊपर कर दें कूलम्ब स्क्वायर और ऊपर वाले को नीचे भेज दें न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि लगभग इक्विवेलेंट होता है फैराड पर मीटर के। तो यहां तो फैराड पर मीटर दिया नहीं है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन।
अभी जस्ट हम पढ़े हैं उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, फैराड पर मीटर में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फैराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के इज। बच्चों अभी जस्ट हम लिखे हैं कि के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब इसका आप थ्योरी पढ़ेंगे बुक में, उस समय ये वैल्यू कहां से आया वहां पर स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एंड न्यूट्रल। यानी कि क्वेश्चन है विद्युत बल होता है। देखिए बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए और एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। उसी तरह निगेटिव और निगेटिव चार्ज ले लें, इसमें भी रिपल्सन होगा, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव या पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव ले लें तो यहां पर अट्रैक्शन होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन कूलम्स लॉ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं ना कूलम्स लॉ के लिए, एक पार्टिकल, फर्स्ट का चार्ज Q1, सेकंड का चार्ज Q2, दोनों के बीच के डिस्टेंस को R मान लिया गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला KQ1 Q2 अब आई कितना, R²। पूछ रहा है ये जो डिस्टेंस है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। तो बच्चों इसका वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए। यानी कि R का वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर और उसके नीचे न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने लग जाते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन बाय। देखिए बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का मतलब हो गया विद्युतशीलता का मान, ठीक है ना, विद्युतशीलता का मान, ठीक है ना। विद्युतशीलता मींस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन बाय। बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कप्पा से डिनोट किया जाता है, या कहीं कहीं एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ रहता है, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो जाएगा वैक्यूम में, और एप्सिलॉन का मतलब हो जाएगा किसी अदर मीडियम में। परमिटिविटी का वैल्यू अदर मीडियम में और वैक्यूम में, दोनों का जो वैल्यू होता है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो के की तरह दिख रहा है इसको कप्पा कहा जाता है, कप्पा, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम के लिए कप्पा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैसे, तो कप्पा का वैल्यू होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर वाला कह रहा है ये मीडियम के लिए है, और नीचे वाला किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, या एयर के लिए भी कह सकते हैं। मीडियम के लिए देख लीजिए, मीडियम के बदले में क्या कह रहा है कि आप वैक्यूम रखिए, और नीचे भी कितना हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। दोनों कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये जो 80 होता है यह वाटर के लिए होता है, और जो इन्फिनिटी वैल्यू होता है वो किसी मेटल के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड, एक ऐसा विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है। तो बच्चों उसे कहा जाता है, क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहेंगे और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहेंगे, यानी कि स्थैतिक विद्युत भी कहेंगे और घर्षण विद्युत भी कहेंगे हम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड, एक ऐसा वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो उसे कहा जाता है। देखिए बाबू, किसी भी एलिमेंट का अगर आप एग्जांपल ले लें, किसी भी एलिमेंट, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन हो जाए तो उसे न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्रोटॉन से अधिक हो जाए तो उसे निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे हम, और अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्रोटॉन से कम हो जाए तो उसे पॉजिटिवली वैल्यू कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहा जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल बॉडी कहेंगे, यानी कि उदासीन वस्तु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क इज, जब शीशे को रेशम से रगड़ा जाता है तो शीशे पर उत्पन्न होता है। देखिए बच्चों, ये ग्राफ दिख रहा है ना, इसमें सपोज कीजिए हमने ग्लास को किससे, ग्लास को रब विथ सिल्क, ग्लास को रब किया जा रहा है सिल्क से। अब आप देखेंगे ग्लास को किससे, सिल्क से। तो जब दोनों को एक दूसरे से रगड़ना शुरू करेंगे तो जो ये सीरीज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जो ऊपर होंगे उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, और जो नीचे होंगे उस पर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। आप देख लें, यानी कि ग्लास पर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। इस सीरीज को याद रखिएगा। सपोज कीजिए आप ह्यूमन हेयर को पेपर से रगड़ रहे हैं, तो ह्यूमन हेयर ऊपर है तो ये पॉजिटिव और पेपर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर आप पेपर को वुड से रगड़ रहे हैं तो इस दोनों में ऊपर कौन है, पेपर है ना, तो पेपर पॉजिटिव और वुड क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी कि इसमें से दो सब्सटेंस या मटेरियल को रब करेंगे, जो इस सीरीज में ऊपर होंगे उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। चलिए नेक्स्ट, इबोनाइट एक्वायर्स अ चार्ज व्हेन इट इज रब्ड विथ पेपर। कह रहा है कि इबोनाइट पर कौन सा चार्ज होगा जब उसको पेपर से रगड़ा जाए। तो इस दोनों में ऊपर कौन है, पेपर है ना, तो पेपर पर पॉजिटिव और इबोनाइट पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो आप देख लें इबोनाइट पर कौन सा, यहां नेक्स्ट वाले में ये नहीं है, क्या है, इबोनाइट पर कौन सा निगेटिव चार्ज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी एंड क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। आई का मतलब एम्पियर और टाइम का मतलब क्या होगा, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड लिख देंगे, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, कूलम्ब कहा जाता है। अब एम्पियर का डायमेंशन ए और सेकेंड का क्या होता है, टी होता है। आप चाहें तो उसके ऊपर 1 लिख दें, ठीक है ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, 80 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चों आप देख लो कि टाइम लगभग शाम के 4:19 हो रहे हैं, और इस टाइम में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। गर्मी का दिन है, आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो गया है मेरा, और जो वीडियो मेरा बन रहा है वो मोबाइल फोन से बन रहा है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इतने मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना। इतना मेहनत अगर हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके बोर्ड के लिए कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमको क्या मिलना चाहिए, एक छोटा सा लाइक तो बनता है ना।
और ये क्वेश्चन जितने हो रहे हैं ना, सब कभी ना कभी आपके बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बड़ा मेहनत से एक जगह करके और इस क्वेश्चन को बनाया गया है आप लोगों के लिए। अगर ये जितने सीरीज में पढ़ा रहा हूं, अगर चैप्टर 1 से लेकर के जितने चैप्टर 12th में हैं टोटल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई थिंक बोर्ड में किसी अदर गेस्ट पेपर की जरूरत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। ये जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे फिर आपके लिए हम सब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट भी लेकर के आएंगे विथ आंसर, जो कि बोर्ड से रिलेटेड होगा, वो, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। हमने बताया है कि कप्पा का वैल्यू मेटल के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 किसके लिए होता है, एयर के लिए होता है, या वैक्यूम के लिए भी लगभग मान सकते हैं दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंसुलेटर। निम्न में से सबसे अच्छा कुचालक कौन है। तो बच्चों सबसे अच्छा कुचालक इसमें एबोनाइट होता है। सारे कुचालक हैं लेकिन सबसे बेहतर कौन है, उसमें इबोनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं तथा कमरे के ताप पर स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हो, कहलाते हो। अंदाजा आपको हो गया होगा, इसे इंसुलेटर कहा जाता है, क्योंकि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं और सेमीकंडक्टर के भी इलेक्ट्रॉन मूव करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। तो टाइटली बाउंड किसमें होते हैं, इंसुलेटर में, तभी तो इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड। आपको बताने हैं कि इसमें से कौन आवेशित नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, कितना +2 होता है। तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज होते हैं 0, ठीक है ना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड। एक उदासीन वस्तु के विद्युतीकरण के लिए वस्तु, यानी कि ओवरऑल कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो कोई बॉडी तभी चार्ज होता है जब या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, या फिर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए दूसरे बॉडी पर, दूसरे बॉडी से, तो उस पर चार्ज क्या बनाएगा, निगेटिव बनेगा। यानी कि ऐड भी किया जाए, अगर ऐड कर रहे हैं तो निगेटिव चार्ज, रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। यहां ऑप्शन मिस्टेक है, यहां पर ए, बी, सी और डी होंगे। नेक्स्ट 46, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल एंड फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, ठीक है ना, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 6 × 10⁻⁻7 कूलम्ब के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। यहां बच्चों यूज करेंगे Q = Ne। Q का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना, अगर माइनस प्लस को हटा दें तो 6 × 10⁻⁻7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता है कितना होता है, इतना, तो हमें n निकालने हैं। तो n के लिए क्या करना होगा, 6 × 10⁻⁻7 बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। पॉइंट हटाइए 0, तो हमारे पास हो गया 60/16 इंटू -7 और 19 ऊपर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये -7 होंगे। अब इसको रहने देते हैं, 60/16 और 7 19 कितना 12 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻12। आप देख ले कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा n के वैल्यू के लिए। Q = Ne यूज होगा, ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड। फिर क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज, और फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान से पढ़ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। इनमें से कौन मौलिक कण नहीं होते हैं। किसी भी एटम के अंदर बच्चों 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। -1 चार्ज, +1 चार्ज और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो क्या बच गया, अल्फा पार्टिकल। वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। अगर किसी वस्तु के आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो उसके विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे। देखिए बच्चों, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ/R²। अगर चार्ज को आप डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ बॉडी। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोगुना। नेक्स्ट 50 नंबर, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया था। तो बच्चों सबसे पहले फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी। तो बच्चों रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।